2022 में शेयर प्राइस थी 43 रुपीज और 2025 में बढ़ के हो गई 947 रुपीज और अब ये 533 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। देखिए तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को कर दिया 12 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 3 साल में। वैसे इस कंपनी में अर्ली स्टेज में श्री राकेश जुनवाल जी ने इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब दिसंबर 2020 में, जब शेयर प्राइस 9 रुपए के नजदीक में थी और उन्होंने बाई किया था 3.39% स्टेक और ये 2022 में एग्जिट हो गए इस कंपनी से। अब देखें तो ये कंपनी काम करती है रियल एस्टेट सेक्टर में और अब ये एक्सपांशन कर रही है अपने आप को डेटा सेंटर्स में। हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर रही है, जो एक रेवेन्यू मॉडल है, शिफ्ट कर रही है डेटा सेंटर की तरफ। और बहुत सी कंपनी जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, जैसे रुस्तम जी हो या और भी कंपनीज, वो डेटा सेंटर्स में अपने आप को पुश कर रही है और वहां से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टिक कर सकते हैं। बात करते हैं डेटा सेंटर ग्रोथ की 2025 के हिसाब से भारत में। 2024-25 की बात करें तो जो टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है 1030 मेगावाट। 2024 में 1 गीगावाट क्रॉस किया था। अब यहां पे जो ग्रोथ देखे तो 2020 से लेकर 2025 तक ये 22 से 25% CAGR से हुई। एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक हम 1825 मेगावाट कैपेसिटी अचीव कर ले, मगर यहां से 3 टाइम आने वाले 5 साल में। अब देखें तो जो मार्केट साइज है यहां पे है 6 बिलियन और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है कैपेसिटी वो है 8000 मेगावाट 2025 के डेटा के हिसाब से। अब देखें तो जो पूरी दुनिया में जो डेटा जनरेट होता है उसका 20% अकेले भारत करता है, मगर जो भारत की कैपेसिटी है डेटा सेव रखने की वो सिर्फ 3% है। तो लोग ये देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जो सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है, वो डेटा प्रोड्यूस करता है 20% और जो होल्ड कर सकता है, सेव कर सकता है, वो सिर्फ 3%। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज आज डेटा सेंटर्स में काम कर रही हैं। बात करते हैं हम लोग आज अनंतराज लिमिटेड के बारे में। कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो मेनली जो कंपनी काम करती है वो करती है कंस्ट्रक्शन में, जिसमें वो IT पार्क, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, ये सब बनाती है। और जो मेन फोकस है इनका वो दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और NCR में है। अब यहां पे देखें तो 20 लाख स्क्वायर फीट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं ये ऑलरेडी, जिसमें कमर्शियल, IT पार्क, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटैलिटी, रेसिडेंशियल और एफोर्डेबल हाउसिंग में इन्होंने अब तक ये अचीव किया है। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो जो रियल एस्टेट है उनसे इनको 2024 में 96% का रेवेन्यू आया, 2020 में 91 का आता था और रेंटल सर्विस से आया इनको 4%, जो 2020 में 10% आता था। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की। तो रियल एस्टेट से इनको आया 65 to 70%, कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी से आया इनको 10 to 12%, डेटा सेंटर्स जो क्लाउड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उससे इनको आया 10 to 15% और एफोर्डेबल हाउसिंग से इनको आया 5 to 7%, जो इन्होंने तिरुपति में 1848 होम्स डेवलप किए। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उनका 12 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू है, जहां पे ये हाउसिंग के लिए 6,90,000, विलास के लिए 2,63,000 और प्लॉट्स के लिए 1,34,000 यूज कर रहे हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1,22,000 स्क्वायर फीट यूज कर रहे हैं और कमर्शियल के लिए 1,67,000। और यहां पे हम लोग देखें तो ये होटल भी डेवलप कर रहे हैं 1,26,000 स्क्वायर फीट में। और वहीं डेटा सेंटर्स की बात करें तो ये 307 मेगावाट कैपेसिटी टारगेट इनका आने वाले 5 से 6 साल में कि ये उतना कैपेसिटी का डेटा सेंटर डेवलप कर लें। Q3 2025 में 15 मेगावाट मंसर में, 7 मेगावाट पंचकुला में अंडर कंस्ट्रक्शन है। डेवलपमेंट की बात करें तो 22 मेगावाट टोटल इनका अब ये जो डेटा सेंटर है वो डेवलप है। न्यू लॉन्च की बात करें तो अक्टूबर 2024 में अशोका क्लाउड ये लॉन्च किया इन्होंने, ऑरेंज बिजनेस, जहां पे इनका मेन फोकस है इनिशियली 0.5 मेगावाट IT लोड से इनके ऊपर 100,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया डेटा सेंटर्स के लिए। अब देखिए तो कंपनी डेटा सेंटर तो फोकस कर ही रही है, मगर जो मेन बिजनेस है कंपनी का वहां पे भी कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जहां पे इनके पास लैंड बैंक है 83.43 एकड़ का
और वो भी एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। और इन्होंने 11.35 एकड़ एक्वायर किया है न्यू लैंड। अभी डेप्ट की बात करें तो कंपनी ने अपने डेप्ट को एग्रेसिवली कम किया है। देखें तो 2020 में जो डेप्ट था वो कम होकर अभी 386 करोड़ का है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखें तो सबसे एडवांटेज है कंपनी के ऊपर, जितनी भी कंपनी रियल एस्टेट में है सबके ऊपर सबसे ज्यादा डेप्ट है। एक कर्जा का बिजनेस वो करती है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा वो कर्ज लेती है, मगर एक अनंतराज ही है जिसके ऊपर जो कर्जा है, जो डेप्ट है वो बहुत ही कम है। अब ग्रोथ ड्राइवर क्या है? डिजिटल इंडिया पुश, आधार, यूपीआईएन, ओएनडीसी, ई गवर्नेंस। अब ये सब चीजें क्या कर रही हैं? ये सब पुश कर रही हैं डिजिटल इंडिया की तरफ, जहां पे 5G, आईओटी अडॉप्शन, जहां पे हाई डेटा डिमांड है, क्लाउड, इंटरप्राइजेस प्लस गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो सब क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। डेटा लोकेशंस लॉ, जैसे आरबीआई, सेबी ने पर्सनल डेटा भारत में सेव करके रखना ये डेवलप किया। बाद में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और जो गेमिंग्स है उनका कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्मार्ट सिटी, एज कंप्यूटिंग डिमांड। अब ये सब जो चीजें हैं वो जो डेटा है, डेटा डिमांड को पुश कर रही है। जब डेटा डिमांड पुश होगा तो बाय डिफॉल्ट डेटा सेंटर्स यूज होंगे। अब यहां पे देखिए जो की सिटीज हैं डेटा सेंटर्स के लिए, टियर 1 में मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, ये सब है। टियर 2 में नोएडा, पुणे, हैदराबाद, पंचकुला, इंदौर, नागपुर, ये सब पे डेटा सेंटर्स के लिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले एडवांटेज की बात करें भारत की डेटा सेंटर में, तो जो कॉस्ट एडवांटेज वो क्या है? पावर कॉस्ट है 6 to 8 रुपीज पर यूनिट। वहीं अब्रॉड की बात करें तो ये 12 से 15 रुपए आता है। लैंड कॉस्ट की बात करें तो सिंगापुर से जो लैंड कॉस्ट है वो 1/5 है, मतलब वहां पे अगर 100 रुपीज में लैंड है तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपीज में है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो 40 to 60% चीप है कंपेयर करें अगर हम लोग अदर कंट्रीज से। वहीं देखें तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 50% कैपेक्स पे, यूपी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट पुश कर रही है, पॉलिसी का इंपैक्ट हो रहा है, जैसे कि हम लोग डिजिटल पर्सनल डेटा जो है 2023 ये है सिर्फ भारत में ही रख सकते हैं। जो एक्ट पास किया उसकी वजह से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है भारत में। नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी, इसकी वजह से भी एक मतलब आप देखें तो प्रोटेक्टेड है लॉ के हिसाब से, और इस वजह से भारत में ही सब डेटा सेव करके रखना पड़ेगा और इसके लिए डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है। मार्केट प्लेयर की बात करें तो जो ग्लोबल प्लेयर है और प्लस जो इंडियन जाइंट है वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें रिलायंस जियो, अदानी कनेक्ट, ये सब चीजें जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं देखें तो अनंतराज लिमिटेड रियल एस्टेट प्लस डीसी क्लाउड में काम कर रहा है। अब कंपनी का मोड क्या है, मोड समझते हैं। सबसे पहले तो जो लैंड बैंक है कंपनी के पास 320 एकड़ का है सिर्फ एनसीआर में, जो एक कंपनी के लिए, अनंतराज के लिए एक अच्छी चीज है। इन हाउस कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये फास्टेस्ट डिलीवरी दे पा रहे हैं और जो उनका मार्जिन का एडवांटेज है वो भी बहुत अच्छा है। ज्वाइंट वेंचर किया इन्होंने बिरला स्टेट के साथ, जो एक अच्छी चीज है इनके लिए, और एक फर्स्ट मूवर है एनसीआर में डेटा सेंटर्स के लिए, जहां पे इन्होंने 307 मेगावाट का प्लांट किया है आने वाले 5 से 6 सालों में। कंपनी का जो डेप्ट है वो बहुत ही लो है अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी कंपनीज के साथ। रिस्क क्या है? प्रोजेक्ट का अप्रूवल डिले हो सकता है। रियल एस्टेट की जो साइकिलिंग है वो गड़बड़ है, क्योंकि जब एक इकोनॉमी अच्छा चलता है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब इकोनॉमी डाउन चलता है तो सेल्स इनकी गड़बड़ हो जाती है। तो जो आज जो मेन रेवेन्यू है वो कंपनी को आ रहा है रियल एस्टेट से, और कंपनी अपने आप को शिफ्ट कर रही है डेटा सेंटर्स पे। हाई कैपेसिटी है डायरेक्ट सेगमेंट की। लार्जेस्ट जो प्लेयर है, बड़े बड़े जो प्लेयर है, उनका कंपटीशन को देखने मिलता है रियल एस्टेट सेक्टर में। पार्टनर की बात करें इनके साथ तो ऑरेंज, बीएसएनएल, रेलटेल, ई गवर्नर, टीसीआईएल, ये सब इनके पार्टनर है। मार्जिन की बात करें तो काफी अच्छा मार्जिन ये जनरेट कर रहे हैं 25.3%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12.8%। कॉम्पिटिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटर है इनके, उनसे अगर हम लोग कंपेयर करें कि कंपनी पे कर्ज कितना है और पी क्या है कंपनी का, अगर हम लोग कंपेयर करें अनंतराज के साथ, ओबराय रियल्टी का, गोदरेज प्रॉपर्टी का, डीएलएफ का, प्रेस्टीज स्टेट का। अब अनंतराज 307 मेगावाट में ऑरेंज, रेलटेल, बीएसएनएल एक इनके साथ 10 से 15 टन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है स्ट्रेटेजिकली। इनके पास जो एडवांटेज है वो लैंड का है, अपने जो लैंड इनके पास पड़ी है वो एडवांटेज क्रिएट कर रही है, और इसीलिए अनंतराज अच्छा काम कर पा रहा है डेटा सेंटर्स में। अब यहाँ पे देखें तो बड़े बड़े प्लेयर अदानी, रिलायंस जियो, ये सब भी 1,000 मेगावाट एक्सपांशन के लिए ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े जाइंट्स है जो ग्लोबल जाइंट है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। बात करें तो अनंतराज
एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एनसीआर में, रियल एस्टेट बिजनेस में। और रियल एस्टेट बिजनेस में ऑलरेडी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लैंड बैंक है इनके पास, इनको पुश कर रहा है कि डेटा सेंटर्स में भी ये तेजी से एक्सपांशन करेंगे और वहां से भी ये अच्छा बिजनेस जनरेट करेंगे। और डेटा सेंटर्स की हम लोगों ने बात की कि भारत पूरे ग्लोब में 20% डेटा जनरेट करता है और सिर्फ 3% वो सेव कर पाता है। तो मतलब यहां देखें तो बहुत बड़ा एक्सपांशन ये कर सकते हैं, और जहां पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी आज इसी एक्सपांशन में लगे हैं। और जो अनंत राज है वो अर्ली राइजर है, वो अर्ली ही पहले से ही एक डेटा सेंटर्स की तरफ भाग रहा है। मतलब यहाँ पे आने वाले समय में अनंत राज डेटा सेंटर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो अच्छी है। मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत लो है। कंपनी अच्छी तरह से अपने आपको प्रूफ किया उन्होंने, प्रॉफिटेबल रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है अपने बिजनेस परफॉर्मेंस से। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले। नमस्कार, धन्यवाद।